नमस्कार आप सभी को। मैं शिक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का वाइब्रेंट इंडिया सीरीज की 17वीं कड़ी में। साथ ही साथ मैं हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी। वाइब्रेंट इंडिया सीरीज डीएमई द्वारा आजादी के 75 साल पूरे के होने के जश्न में मनाई गई एक पहल है। इस श्रृंखला के भाग के रूप में हम प्रेरक व्यक्तियों को हमारे छात्रों के साथ बातचीत के लिए आमंत्रित करते हैं। इस श्रृंखला के लिए हमारे साथ जीवन के हर क्षेत्र और देश के सभी हिस्सों से कई व्यक्ति जुड़ रहे हैं और आज हमारे साथ विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं रोहित विनायक जी, जो कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सर, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज के प्रसंग को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं आप सभी के समक्ष दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन का परिचय दूं। Delhi Metropolitan Education (DME) is an A-grade premier learning education institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BBA LLB, BBA LLB, and BA GMC program. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME Media School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in journalism and mass communication. It is recognized as a school focused on the growth of its faculty and students through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiative of school include BG Verghese Lecture Series, Peer-to-Peer FDP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Vritika Convention of Media Students. And newly added in the list is VIS, Vibrant India Series, and CCD, Checking for Cognition with Dean. ये हमारा सौभाग्य है कि आज VIS की 17वीं श्रृंखला में आप सभी को रोहित विनायक जी से मैं परिचित कराने का अवसर मिलता है। रोहित विनायक जी बुंदेलखंड के जाने माने चित्रकार हैं। उनके पास हस्ताक्षरों को भगवान गणेश जी के चित्र में बदलने की एक अनोखी कला है। रोहित जी ने आज तक 11,000 से ज्यादा हस्ताक्षरों को भगवान गणेश जी के चित्र में बदलने का रिकॉर्ड बनाया है और साथ ही साथ उनका नाम हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक और इंडियन रिकॉर्ड बुक में दर्ज है। वह प्रभु आए नामक ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं और बुंदेली बिन्नो सम्मान नामक अनोखी पहल का हिस्सा भी। रोहित विनायक जी हर रोज जरूरतमंदों को मात्र 5 रुपए में खाना परोसते हैं। वह नवजात बच्चियों के पदचिन्ह को इकट्ठा करते हैं और बच्चियों की माताओं को सारी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। अभी तक रोहित जी ने 2,700 से ज्यादा नवजात बच्चियों के पैरों के निशान इकट्ठे किए हैं। उन्हें अपने सामाजिक कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय सांस्कृतिक कला का संरक्षण भी शामिल है। हाल ही में रोहित विनायक जी ने स्वरचित बुंदेली कलाकृति को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं चाहूंगी कि टेक्निकल टीम हमें सर की उपलब्धियों की कुछ झलकियां दिखाए। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर प्रोफेसर सुस्मिता बाला, हेड डीएमई मीडिया स्कूल से आग्रह करना चाहूंगी कि वह हमारे आज के विशेष अतिथि का स्वागत करें। Welcome everybody to episode 70 of Vibrant India series. We launched this digital program in 2021 on August 9 on the anniversary of Quit India movement, and we presented episode 50 of this program in 2022 on this August 15th, when India celebrated 76th Independence Day. Vibrant India series is an initiative of DME Media School, Delhi Metropolitan Education.
It is an online series to get inspiration from distinguished personalities. This program has been conceptualized and created by Professor Ambrish Saxena. Vibrant India series is a tribute to all those people who have made supreme sacrifices for the independence of our motherland. This program is a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, a celebration on India completing 75 years of independence. Let us have a look at the eminent personalities who have graced the VIS during the last more than a year. डिफेंस फोर्सेस से हमारे पास 8 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया, डॉक्टर पीके सक्सेना, प्रोफेसर आर गिदर्गन, कैप्टन धर्मवीर सिंह, ग्रुप कैप्टन अशोक केचोड़िया, मिस्टर वीरेंद्र कुमार गौर और महिलाओं के रूप में लेफ्टिनेंट प्रेरणा चतुर्वेदी। एजुकेशन के फील्ड से हमारे पास बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया इन VIS, प्रोफेसर उज्जवल चौधरी, KG सुरेश, डॉक्टर नकुल पाराशर, डॉक्टर सौरभ घोष तथा अन्य लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। जर्नलिज्म और मीडिया के क्षेत्र से राजेश बादल, शंभुनाथ शुक्ला, संजय बनर्जी, आशीष कुलकर्णी, मिस्टर सुनीत टंडन, राजेश भट्ट और सुजाता मडोक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें हेल्थ और सोशल सर्विस इन्वॉल्व है, जिसमें डॉक्टर मोनिशा बहल, डॉक्टर मृदुला टंडन, मृदुला सेठ, तृप्ति एस चिंगल, मिस विभा लखेड़ा, मिस भावरीन कंधारी, डॉक्टर मीनू वालिया, मिस मीनाक्षी गुप्ता ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी फील्ड कल्चर और डिफरेंट है, जिसमें काजल सूरी, राजेश कुमार सिंह, शुभम कुमार, जयदीप मुखर्जी ने पार्टिसिपेट किया और लॉ से मनोज कुमार सिन्हा, ज्योतिका कालरा ने पार्टिसिपेट किया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स एंड डिप्लोमेट्स, वहां से भी काफी लोगों ने इस VIS में पार्टिसिपेट किया। हम महिलाओं की बात करते हैं, हमारे इतने 69 एपिसोड हो गए हैं, जिसमें 24 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है और इसके अलावा कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें राइटर्स, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, कस्टोडियन ऑफ सूफी दरगाह निजामुद्दीन औलिया, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आज एपिसोड 70वें एपिसोड में हमारे साथ इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी मौजूद हैं, विनायक जी, जिन्होंने जो मल्टी टैलेंटेड हैं और जिन्होंने बहुत काम किया है सोशल वर्कर के रूप में, आर्टिस्ट के रूप में। और मुझे खास बात जो लगे वो ये जो अभी शिक्षा ने बताया कि इन्होंने 2700 न्यू बॉर्न गर्ल्स के फुटप्रिंट कलेक्ट किए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। सो वेलकम विनायक जी इन एपिसोड 70 ऑफ वाइब्रेंट इंडिया सीरीज। थैंक यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी तक हमारे साथ जुड़े सभी उल्लेखनीय विशेषज्ञों के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब डॉक्टर प्रोफेसर अम्बरीश सक्सेना, डीन DME मीडिया स्कूल से आग्रह करती हूँ कि वे इस प्रोग्राम को दिशा दें। धन्यवाद शिक्षक। तो जैसा कि सभी ने बताया कि हमारा ये जो कार्यक्रम है वाइब्रेंट इंडिया सीरीज, ये आज 70वें एपिसोड में प्रवेश कर गया है और इस संस्करण में हमारे साथ हैं रोहित विनायक जी, जो बहुत ही अतुलनीय प्रतिभा के धनी हैं। हमने जितने भी कार्यक्रम किए हैं, जैसे सुष्मिता बालाजी ने भी बताया, उसमें बहुत ही अलग अलग तरह के, बहुत ही डाइवर्स तरह के, बहुत ही विविध प्रतिभा के लोगों ने हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, जिसमें विविध क्षेत्रों के लोग हैं, जिसमें प्रतिरक्षा से लेके और कला, पत्रकारिता, सब क्षेत्रों के लोग हैं। लेकिन आज का जो हमारा ये संस्करण है, ये बाकी संस्करणों से थोड़ा अलग है, क्योंकि
हालांकि हमने ज्यादातर संस्करणों में ये कोशिश की कि हम अलग अलग शहरों से लोग लें, लेकिन रोहित विनायक जी जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र से अभी तक कोई भी प्रतिभागी हमारे इस कार्यक्रम में नहीं आया। तो इस दृष्टि से ये हमारा संस्करण थोड़ा सा विशिष्ट है। कला की दृष्टि से भी हम देखें तो कई कलाकारों को हमने आमंत्रित किया जिन्होंने देश विदेश में अपनी पहचान बनाई, लेकिन लोक कला की दृष्टि से देखें तो उस दृष्टि से भी ये संस्करण बाकी संस्करणों से थोड़ा सा अलग है। जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, ये पूरा कार्यक्रम हमने अपने छात्रों को प्रेरणा देने की दृष्टि से इसको आयोजित किया है। निश्चित रूप से इसको हमने भारत की स्वतंत्रता के 75वें जो साल है, जो वर्ष है, उसके हिसाब से हमने इसको प्लान किया और 2 साल से हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और अगस्त 2023 में हम इसके 75 संस्करण पूरे करेंगे, जो कि मूल रूप से हमारी योजना थी इस कार्यक्रम को लेके। तो रोहित विनायक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमारा पूरा जो प्रारूप है इस कार्यक्रम का कि अपने जो ये आरंभिक सत्र है, इसके बाद हम में जो भी हमारे अतिथि होते हैं उनसे ये अनुरोध करते हैं कि वो अपने बारे में, अपनी लाइफ की जो पूरी जर्नी है उसके बारे में हमें बताएं, और वो भी इस तरह से कि हमारे छात्रों को उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रेरणा के बिंदु मिले। और आपका जो भी यात्रा रही है और जो भी आपके अनुभव हुए हैं अपनी पूरी जीवन में, और कुछ ऐसे अनुभव जो बताने लायक हैं और जिसको सुन के सभी को अच्छा लगेगा, तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप उन बिंदुओं को, आप अपने जीवन के उन पक्षों को भी हमारे साथ साझा करें। और उसके बाद जो अगला सत्र होगा उसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और उसका उद्देश्य यही है कि बहुत सारी चीजें जो आपने बताई जिसमें अभी कुछ और जानने की गुंजाइश है वो हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में ये पूरा सत्र छात्रों को और जो शिक्षक हैं उनके लिए खोल दिया जाएगा, और कोई भी जो चाहता है आपसे कुछ भी पूछना वो आपसे पूछ सकता है। तो अब बिना कोई अतिरिक्त विलंब किए रोहित विनायक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमें अपने जीवन और अपने कार्यों के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी। पहले तो मैं आप लोगों के, आपकी पूरी टीम को, आपके पूरे विश्वविद्यालय के सभी लोगों को, छात्राओं को, छात्र छात्राओं को, सभी अध्यापकों को आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ से जुड़ने के लिए। दूसरी बात, जो आपकी 75वीं आज़ादी के वर्ष की जो सीरीज़ चल रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आपकी पहल है और इससे तरह तरह के जो प्रतिभाशाली लोग बाग हैं उनसे आपके छात्रों को रूबरू होने का मौका मिल रहा है। इसके लिए भी आपको, आपके विश्वविद्यालयों को बहुत बहुत जो है बधाई है। मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं, जो बुंदेलखंड अपनी पिछड़ेपन के लिए हमेशा से जाना गया है और आज भी यहाँ पे बुंदेलखंड का जो उत्तर प्रदेश का भाग है जिसमें 7 जिले आते हैं, आज भी वहाँ पे जो है शिक्षा को लेके, गरीबी को लेके, लड़कियों की शिक्षा को लेके बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं आज भी यहाँ पे 75 साल होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं, चाहे पानी को लेके हो, चाहे बेरोजगारी को लेके, कई सारे यहाँ पे मुद्दे हैं जो अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाए हैं। तो मैं बुंदेलखंड के जालौन जिले से आता हूँ, उरई जालौन मेरा जो है बर्थ प्लेस है। और दूसरी बात यह है कि मैं एक कलाकार हूँ, मुझे जो है ईश्वर के तरफ से मुझे जो है कला मिली हुई है और अपनी मैंने आगे जितना भी मेरा जो कैरियर है, जो मेरा भविष्य है, मैंने कला के क्षेत्र में बनाया है। मैंने लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद जो है नौकरी की तलाश में रहा, नौकरी नहीं मिली, चीज़ें नहीं मिली, बहुत कंपटीशन रहा, चीज़ें रहा, लेकिन तब भी मैं अपनी कला के जरिए जो है करता रहा अपना जो है। विशेष बात, मुझे एक प्रसिद्धि अधिकतर कुछ ना कुछ एक कलाकार की एक अपनी एक आइडेंटिटी होती है काम को लेके। तो मैंने भी अपनी एक आइडेंटिटी जो बनाई, जो एक मैंने अपनी एक विशेषता बनाई, वो हस्ताक्षर पे गणेश की बनाई। उसे मुझे करते हुए आज जो है 15-16 साल हो गए लगभग, और इन 15-16 सालों में हमने ना जाने कई लोगों के हस्ताक्षर पे गणेश बनाए।
उसकी खास बात यह है कि जब मैं ये स्टार्टिंग कैसे हुई गणेश बनाने का, तो मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, और क्योंकि भगवान गणेश के चित्र बनाता था, पेंटिंग्स बनाता था, पेंटिंग्स बच्चों को सिखाता, तो वो हमें एक कलाकार की उसको कुछ भी कहीं पे भी कुछ दिखता है तो उसके दिमाग में कलाकृतियां घूमने लगती हैं। तो जो हस्ताक्षर किए हुए जो है टीचरों का जो रजिस्टर होता था, उसमें मैंने देखा कि मुझे भगवान गणपति के तरह तरह के चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने उसी चीज को जो है अपने काम में लाया, और मैं लोगों के पास जाके से एक सफेद कागज पे सिग्नेचर कराता था और उसको मैं गणेश में कन्वर्ट कर देता था। धीरे धीरे काम करते 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 उसका रिजल्ट ये आया कि तरह तरह के हस्ताक्षर और तरह तरह की गणेश की मुद्राएं निकलने लगी, और आज हमारे पास जो है सबसे ज्यादा हस्ताक्षर पे गणेश की चित्रांकन का कलेक्शन है। करीब हमारे पास 11,1100 गणपति का कलेक्शन है, और ये काम भी आज भी हमारा निरंतर जारी है। कभी आपके विश्वविद्यालय आएंगे तो आपके बच्चों के भी ऑटोग्राफ लेंगे, और उनको जो है एक नई कला देखने को मिलेगी कि तरह तरह के हस्ताक्षर और तरह तरह के गणेश की मुद्राएं, क्योंकि हस्ताक्षर किसी का सेम नहीं होता है, और हस्ताक्षर आपकी वास्तविक पहचान होती है, आपकी क्रिएटिविटी की पहचान होती है। हमें हस्ताक्षर कोई सिखाता नहीं है बनाना, हम जैसे जैसे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती जाती है उसी तरीके से हमारा सिग्नेचर करने का फ्लो भी चेंज होता जाता है। तो उसी तरीके से हम हस्ताक्षर में गणेश की आकृति देखते हैं और उसको एक नया रूप देने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से एक हमारा काम जो है हस्ताक्षर पे गणेश, इस तरीके से हमें जो है रोहित विनायक का एक टाइटल मिला, और वो हम अपनी कला को लेके आगे निकल चुके। कई जगह पे हम देश के कई विभिन्न क्षेत्रों में गए, जगह पे गए, तो मुझसे पूछा जाता था कि आप जो है कहाँ से आते हैं, तो मैंने बोला कि मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। तो बोले क्या कोई बुंदेलखंड की कला नहीं है क्या? ये आज से मैं आपको 13 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं किसी इंटरव्यू में गया हुआ था देने के लिए, तो बोले कि आप और कोई जहाँ से आप आते हैं वहाँ की कोई कला नहीं है बुंदेलखंड की? तो मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ की बुंदेलखंड की भी कला है, लेकिन वो जो है समय, पिछड़ेपन, गरीबी और आर्थिक चीजों की वजह से वो आगे पनप नहीं पाई और वो खत्म हो गई एक तरीके से। मैं आया, मैंने यहाँ पे उसके बारे में लोगों से, जो यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार थे, चित्रकार थे, चीजें थी, उन लोगों से, इतिहासकार थे, उनसे मैंने पूछा कि भाई बुंदेलखंड की कोई तो कला होगी, चीजें होंगी। तो मुझे कुछ ना कुछ जानकारी मिली कि झांसी क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में और जालौन क्षेत्र में, ललितपुर क्षेत्र में कुछ जो है बुंदेली चितेरी कला थी। चितेरी कला का था जो ये जो चितेरी कला है, ये 450 साल पुराना इसका इतिहास है। और ये चितेरी कला जैसे आज आपको देख रहे होंगे, जैसे मधुबनी पेंटिंग है या और जो पेंटिंग्स हैं जो आज जो है बहुत आगे निकल गई, उनको एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल गया, और सबसे ज्यादा जो मधुबनी सबसे ज्यादा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। लेकिन बुंदेलखंड की जो चितेरी कला है वो नहीं निकल पाई, वो मतलब वो जो है गरीबी और पिछड़ेपन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोगों के खाने के और रहने के, उनका अपने आप को खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था, इसलिए से वो कला जो है आगे विकसित ही नहीं हो पाई और बीच से ही वो टूट गई। तो मैंने झांसी में जाके, एक मोहल्ला है चितरियाना मोहल्ला, जहाँ पे करीब 30-40 जो है परिवार जो है आज भी रहते हैं चितेरी कला के, और उन्होंने उस कला को जीवित रख रखा था। और वो लोग क्या करते थे, उनके परिवार के जो पहले के लोग थे, वो किसी के घर में कोई उत्सव होता था, शादी समारोह होता था, कुछ भी होता था, तो वो कच्ची दीवारों पर जाके उनके घर को सजाने का काम करते थे चितेरी कला के माध्यम से। तो जो जो चित्र बनाते थे उनको चितेरे बोलते थे, और वो जो कला जो होती थी वो चितेरी कला के नाम से बुंदेलखंड में प्रसिद्ध हुई। आज भी ये चित्रकला आपको, ये लोक कला शैली जो है ग्वालियर में आपको, जबलपुर में, आप सागर में, पन्ना में, जो एमपी के पार्ट है वहां पे भी आपको देखने को मिलेगी, और जो बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश वाला पार्ट है इसमें भी आपको ये कला देखने को मिलेगी। लेकिन जब मैंने उनकी आर्थिक स्थिति देखी, उनकी कंडीशन देखी, और आने वाले जो बच्चे हैं वो उस कला को अपनाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं अपनाना चाहते थे? क्योंकि वो जो है उसमें उनका कोई भविष्य नहीं था, सरकार की तरफ से उनके लिए कोई योजनाएं नहीं थी, चीजें नहीं थी। दिन पे दिन मकान बढ़ते चले जा रहे थे, अच्छे मकान बन रहे थे, इस वजह से जो है लोग बाग जो है उस तरह की कला के माध्यम से अपनी दीवारें को पेंटिंग बनाना पसंद नहीं करते थे कि भाई खराब हो जाएगी, क्योंकि उस चीज की जागरूकता नहीं थी। उस कला को किसी ना सरकार की तरफ से प्रोत्साहन किया गया था, ना किसी तरीके से उनको जो है प्रोत्साहित नहीं किया था, इस वजह से वो जो है दम तोड़ती जा रही थी।
तो मैंने उसकी जब कंडीशन देखी तो मैंने कहा कि मैं अब इस कला को भी ऑक्सीजन देने का काम करूंगा। और आज मैं जो है करीब 15-16 साल से उस कला के लिए काम कर रहा हूँ, उसके जगह जगह निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा हूँ, उसकी एग्जीबिशन लगा रहा हूँ, कर रहा हूँ। और अभी जो है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे बुंदेलखंड में आगमन हुआ, और उसमें जो है जब उनको स्मृति चिन्ह और वो देने की बात आई तो फिर जो है चितेरी कला को ही सिलेक्ट किया गया। और आज के उसमें ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकेडमी ने इस कला को भी जो है मान्यता दी। उसके आए दिन जो है उन्होंने कार्यशालाएं कराई पूरे बुंदेलखंड में। झांसी यूनिवर्सिटी में एक विशेष डिपार्टमेंट बनाया गया है चितेरी कला के लिए। वहाँ के झांसी के कमिश्नर ने भी जो है जो चितेरी कला के जो कलाकार थे उनको बुला के उनको सभी को जो है वहाँ पे अटल पार्क में दुकानें आवंटित कराई हैं, उनको रहने के लिए आवास दिए हैं। उस कला को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने जैम पोर्टल बनाया हुआ है। इस तरीके से चीजें चल रही हैं, उसको बढ़ाने के लिए मैं भी जालौन में उसको गति दे रहा हूं। और साथ में अब आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति विभाग से भी जो है कई बच्चों को जो है इस कला में बुंदेलखंड की चितेरी कला में जूनियर छात्रवृत्ति और जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से इस कला को आगे बढ़ाने के लिए भी हमने प्रयास किया हुआ है। और आज आपके सामने चितेरी कला का थोड़ा सा बढ़ता हुआ स्वरूप आप बुंदेलखंड में देख रहे हैं। तीसरी बात, जैसे कि आपने अपने उसमें भी बताया, वीडियो में भी आपने देखा हुआ कि मैं एक यहाँ पे सोशल वर्क का भी काम कर रहा हूँ, वो भी एक हमारे जीवन का अहम पार्ट है। कोविड के समय में जब लोगों की किसी से छुपी नहीं है चीज़ें को लेके, तो फिर मैंने कोविड में जिस तरीके से एक मानव और एक कला संवेदनशील कलाकार होने के नाते जो हम लोग कर सकते हैं सभी ने किया, तो उसमें हमारी भी भागीदारी रही, हमारे दोस्तों की भी भागीदारी रही, हमारी टीम की भी भागीदारी रही। तो हम लोगों ने उस समय सबसे ज़्यादा देखा कि अस्पतालों में बहुत भीड़ है और सबसे ज़्यादा महिला अस्पताल ऐसी जगह थी जहाँ पे लोगों की डिलीवरियां हो रही हैं, वो रुक नहीं सकती थी, चाहे कोविड हो चाहे कुछ हो, वहाँ पे लोग बहुत परेशान होते थे, चीज़ें होती थे। तो इस तरीके से उसकी भी एक बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि हम जब जो है सड़क पे लोगों की मदद करने के लिए हम लोग निकले हुए थे प्रशासन के माध्यम से, तो पूरा शहर में कर्फ्यू जैसा नज़ारा होता था और उसको अगर कोई एक गाड़ी निकल जाती थी तो लोग बाग उसको बड़ा आश्चर्य से देखते थे कि ये कैसे निकल गए इतने उसमें। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ का जिला महिला चिकित्सालय है, वहाँ पे हम किसी की दवाई लेने गए थे, किसी बुजुर्ग महिला ने मुझसे व्हाट्सएप पे दवाई मंगाई थी एज ए वॉलंटियर में, बेटा मेरी कुछ दवाई आनी है, आप ला सकते हो? हमने कि आप मुझे पर्चा भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आप लाता हूँ। तो मेडिकल के सामने ही जो है महिला चिकित्सालय है, वहाँ पे मेरी गाड़ी रुकते ही एक दौड़ता हुआ परिवार मेरे पास आया और उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब हमारे पत्नी के जो है डिलीवरी होनी है और हम लोगों ने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मिल नहीं पा रहा, बाहर से हैं हम लोग, जो है किसी गांव का नाम बताया था, बड़े परेशान है, क्या आप हम लोगों को कहीं पे खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, बता सकते हैं कहाँ पे? तो उसकी वो बात सुन के हमें बड़ा अंदर से कष्ट हुआ और फिर उस समय जो भी हम कर सकते थे वो किया, लेकिन वो चीज़ हमें जो है अंदर ही अंदर लगा कि नहीं हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने अपने ग्रुप, अपने दोस्तों का ग्रुप में इस तरीके की बात रखी कि भाई इस तरीके की चीज़ें हैं और हम लोगों को हॉस्पिटल में करना चाहिए। कलेक्शन करा, हम लोगों ने पैकेट बनाया, वहाँ पे जाना स्टार्ट किया और जो है एक हमने वहाँ पे जो मरीज थे, वहाँ पे जो तीमार थे, उनको जो है हम लोगों ने भोजन देने का काम स्टार्ट किया। साथ में वो उस काम को गति मिली, लोग बाग हमसे जुड़ते चले गए, अच्छे काम को देखते हुए शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने भी हम लोगों को सहयोग किया, चीज़ें किया। तो वहाँ पे जब हम लोगों ने लोगों को तीमारदारों को जो है खाने देने का काम किया और एज ए रिस्पेक्ट, भाई उनको ये ना लगे कि मुझे फ्री में मिल रहा है, तो हमने उसका एक चार्ज रख दिया कि भाई आपको 5 रुपये देना है, 5 रुपये में उस खाने का भी सम्मान बना रहेगा, जो लेने आ रहा है, जो परेशान है, जो दुखी है, जो मरीज के उसमें है, तो उसको अपने आप में एक हीन भावना नहीं रहेगी कि नहीं देखो हम लाइन में लगे हैं, फ्री का खाना ले रहे हैं, तो उसको भी सम्मान के साथ में वो खाना ले रहा है और जो है हमारे खाने का भी सम्मान हो रहा है, उस लेने वाले का भी सम्मान हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी चलती रही और आज अभी से 2 वर्ष पहले से फिर मैंने वहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा महिला चिकित्सालय में गांव देहात की डिलीवरियां होती हैं, गांव गरीब परिवार के लोग बाग वहाँ पे सबसे ज़्यादा आते हैं।
तो उनके वहाँ पे जिनके यहाँ पे लड़कियां होती थी उनके यहाँ बिल्कुल ऐसा मातम जैसा माहौल रहता था, जैसे कोई मतलब कोई मर गया हो। इस तरीके लड़की हुई है, पता चले वो जो है महिला को छोड़ के, जिसके बच्चा हुआ उसको छोड़ के पूरा परिवार भाग गया, वो बेचारी अपनी बिटिया को लिए बेड पे लेटी है, 3 दिन लेटी है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि अगर पता चले दूसरी लड़की हो गई तो वो जो है बाप जो है आया और वो जो है उस लड़की के ऊपर थूक के भाग गया। मतलब ऐसी बुंदेलखंड में, मतलब ये एक शिक्षा का अभाव कह ले, पिछड़ेपन का बात कह ले, कुछ भी कह सकते हैं आप जो है, क्योंकि हम, मुझे ये बात कहने में थोड़ा अटपटा लग रहा है क्योंकि हम आज़ादी की 75वीं वर्ष में चल रहे हैं और आज भी जो है छोटे शहरों में, छोटे गाँव में आपको इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को आज भी मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें बेटियों को लेके वहाँ पे चीज़ें हुई, तो वो मन में एक रहता था कि यार ये इस महिला की क्या गलती है, इसने लड़की को जन्म देके कौन सा अपराध कर दिया, चीज़ें हो गई। तो हमने कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकार भी इतनी संवेदनशील है, बेटियों को लेके इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन इन लोगों को कैसे समझाया जाए, कैसे किया जाए। तो फिर मैंने जो है बुंदेली बिन्नू सम्मान का एक पहल की। बुंदेली बिन्नू मतलब हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में जो लड़कियां होती हैं, छोटी लड़कियों को बिन्नू बोला जाता है, बिन्नू करके सम्मान किया जाता है। तो हमने एक जो है बुंदेली बिन्नू सम्मान निकाला और उसमें जो है हमने बेटियों से संबंधित, क्योंकि गांव में जो लड़कियां पैदा होती हैं, बच्चियां होती हैं, तो वो गंदे संदे कपड़ों में, कहीं कोई जो है कोई चादर का टुकड़ा हो या कोई जो है अंडरगारमेंट का टुकड़ा हो, इस तरीके से वो हालते हुए बच्चे को लपेट के लाती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, तो उनके पास यहाँ तक कि कपड़े खरीदने तक के भी जो है समस्या रहती है। तो हमने बच्चों से संबंधित जो कपड़े हैं, हालके से संबंधित जो जरूरी सामान है उनका, ये सब देने का माँ को और बच्ची को देने का काम किया। और इसमें अकेले हमने नहीं किया, हमारे देखो, जब आप कोई अच्छे नियत से कोई काम करते हो तो आपके समाज के अच्छे लोग भी आपके साथ में जुड़ते हैं। तो हमारे साथ में हमारे शहर के हमारे बहुत सारे लोग जुड़े और उन्होंने हमें इस तरीके की चीज़ों में मदद किया और तभी जो है आज हम वो चीज़ कर पा रहे हैं। तो हमने बच्चियों को सम्मान देना स्टार्ट किया बुंदेली बिन्नू। अब उसमें हम क्या करते थे कि जिसके यहाँ लड़की होती थी उसको उसके परिवार वालों को बुलाते थे, उनको सम्मान देते थे और उनको तालियां बजा के उनको उत्साहित करते थे कि आपके यहाँ पे लड़की आई है, धनलक्ष्मी आई है और ये अपनी किस्मत लेके आई है। क्योंकि आप जितना अच्छा बोलोगे, शायद आपके बोलने का किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ जाए ये तो सुनने वाला ही जानता है। और उससे बहुत फर्क पड़ा, गांव देहात के पता चले, उनके परिवार के लोग आए हुए पता चले। क्योंकि देखो महिलाएं ही जो है कहीं ना कहीं जो माँ बनती है उसको मतलब एक तरीके से डिप्रेस करते हैं, यार ये तुम्हारी लड़की हो गई, अब तुम्हारे लिए परेशानी हो गई, तुम कैसे करोगे ये चीजें। और उन्हीं महिलाओं के को बुला के उन्हीं पूरे परिवार के सामने आपने बेटियों से संबंधित आपने योजनाएं समझाई, आपने बेटी को कपड़े दिए, आपने 10 लोगों के बीच में उनका सम्मान किया, तालियां बजाई। तो वो उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है, चीजें मिलती हैं और वही जो है एक दूसरे में ये चर्चा करती हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ पे लक्ष्मी आई है और देखो कितना अच्छे जो है अस्पताल में उसका उत्सव मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया, उसके लिए बधाई की गाई गई। तो ये इस तरीके की आज भी हम प्रतिदिन शाम को 7 बजे प्रतिदिन जो है हमारा ये कार्यक्रम चलता है। और इस कार्यक्रम को करते हुए हमें 2 साल से भी अधिक हो गए हैं और प्रत्येक दिन हम ये बड़े उत्साह के साथ में ये बच्चियों का सम्मान करते हैं। आज मुझे नहीं पता आज कितनी लड़कियां होंगी, लेकिन जब हम शाम को जाएंगे तो हमारा वॉलंटियर एक कागज में सबके नाम नोट करेगा, पता नोट करेगा, उनके कार्ड डिजाइन करेगा, बुंदेली बिन्नू पर एक एक करके बुलाया जाएगा सह सम्मान नाम के द्वारा। तो फिर उनको क्रमबद्ध तरीके से लगाकर हमने हर एक महीने का एक अपना आर्ट कॉपी रजिस्टर बना रखा है और उसमें जो है हम रेड कलर की स्याही से प्रत्येक बेटी के जो है पद चिन्ह लेते हैं। क्योंकि हम कलाकार हैं, कुछ हमें इस तरीके का इनोवेशन करने में, क्रिएटिविटी करने में अच्छा लगता है। हमें किसी ने सलाह नहीं दी, मुझे बस अच्छा लग रहा है इसलिए हम करते हैं। और उसमें माँ का हम पहले नाम लिखते हैं, उसके ऊपर बिटिया के फुटप्रिंट लेते हैं। क्योंकि फुटप्रिंट लेने का उद्देश्य ये भी है कि मैंने जैसे आज आपने बड़े गर्व के साथ बताया कि मैंने 2700 बच्चियों का मेरे पास कलेक्शन है। बोलने को मैं कह दूं कि भाई मेरे पास 10,000 है, लेकिन फुटप्रिंट ऐसा होता है कि वो कभी किसी का मैच नहीं करता है। मेरे पास आपका चाहे थंब का हो चाहे पैर का हो, वो लाइफ टाइम सेम रहता है।
तो इस तरीके से जो है मैंने 2700 बच्चियों के कलेक्शन किया हुआ, और ईश्वर की कृपा से आगे भी हमारी ये निरंतर बेटियों के प्रति चीजें चलती रहेंगी। और उससे प्रभाव ये पड़ा कि जब वो उस बेटी को सम्मान मिलता है, और जब वो उस अपने वार्ड में जाती है, और जहाँ पे लड़के जिनके यहाँ हुए हैं, जिनके यहाँ पे मिठाइयाँ चल रही हैं, जिनके यहाँ पे बधाइयाँ चल रही हैं, और जब ये बिटिया का सम्मान जब लेके जाते हैं लोग बाग, तो कहीं ना कहीं उनको एक तंज सा लगता है, कहीं ना कहीं उनको एक वो लगता है कि बताओ हमारे परिवार वाले, हमारे गांव वाले लड़का होने की बधाई दे रहे हैं, और इनके यहाँ पे लड़की हुई है, पूरा परिसर में जो है इनको लड़की के कपड़े मिल रहे हैं। तो उनको वो पूछते हैं, भाई हमारा लड़का हुआ है, हमें कपड़े नहीं मिलेंगे, हमें सामान नहीं मिलेगा, हमें ये नहीं मिलेगा? हमने कि नहीं अम्मा, केवल लड़कियों को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उनको एक जो है एक तंज लगता है, चीजें लगती हैं, और उससे जो है जो जिसके यहाँ लड़की होती है उनका मनोबल बढ़ता है, परिवार का मान बढ़ता है। तो ये एक छोटी सी पहल हमने अपने यहाँ से की है, और इसका एक सकारात्मक परिणाम ये निकल के आया है कि हर एक गांव में आज बुंदेली बिन्नों की चर्चा है, हर एक गांव में उन बेटियों का सम्मान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी बताने, हम प्रत्येक दिन जो है टीका के लिए बच्चों को, उनके परिवार को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे टीका वीका नहीं लगवाते थे कि टीकाकरण होता ही क्या है, उन्होंने जो अस्पताल में लग गया उसके बाद नहीं लगवाते थे। तो टीकाकरण के बारे में पूरी जानकारी देते हैं, बेटियों से संबंधित सुमंगला योजना है उसके बारे में जानकारी देते हैं कि आपको कैसे करना है फार्म। ये नहीं है कि आपकी बिटिया को पैसे मिलेंगे, लेकिन उसका प्रोसेस भी क्या है कि आपको फार्म कहाँ भरना है, क्या क्या कागज लगाने हैं, कैसे तुम्हारी बिटिया को 25,000 रुपए सुमंगला योजना में मिलेंगे, तुम्हारी बिटिया को मातृ वंदना योजना में 5,000 रुपए कैसे मिलेंगे, और जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की चलाई हुई योजना है, उसमें किस तरीके से पोस्ट ऑफिस में आपको चीजें मिलेंगी, ये हम अपनी लोकल भाषा में, यहाँ की जो आम भाषा बुंदेलखंडी भाषा है उसमें जो है इस तरीके समझाते हैं कि उनको वो चीज समझ में आती है। और उसका सकारात्मक परिणाम ये है अमरीश जी कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुकन्या में जनपद जालौन पहले नंबर पर है। पहले नंबर पे जो है लड़कियों का डाटा संकलन में पहले नंबर पे ये परिणाम जो है देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा कि हमने एक छोटी सी पहल की थी, लेकिन ये सोच के नहीं की थी कि भाई हम जो है आज आपके चैनल, आपके इंस्टीट्यूट में ये बातें करेंगे, लेकिन हाँ हमें अच्छा लगता था, चीजें करती थी, इसलिए हमने वो जो है अपना स्टार्ट किया, और जो है आज हम जो है उस चीज को कर रहे हैं। ये एक हमारी छोटी सी यात्रा है, चाहे वो हस्ताक्षर पर गणेश की हो, चाहे बुंदेली चितेरी कला की हो, चाहे प्रभु आइए ट्रस्ट के द्वारा जो बुंदेली बिन्नों जो सम्मान है जो बेटियों को दे रहे हैं, और इस पहल की हो हम जो है बराबर कर रहे हैं। जी, तो रोहित जी आपने सचमुच बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं, और जो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि जितने तरह के काम आप एक साथ कर रहे हैं वो आपने खुद भी जिक्र किया, जैसे कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, तो सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है, सरकार के फंड्स होते हैं, लेकिन आप भी उसी काम को कर रहे हैं। तो इसमें शासन और प्रशासन का आपको किस तरह का सहयोग मिलता है? देखिए अमरीश जी, मुझे अभी तक शासन प्रशासन से इस तरीके की कोई मदद नहीं मिला। हाँ ये बात आपकी सही है कि मैं जो शासन को जो काम करना चाहिए था वो मैं अकेले दम पे कर रहा हूँ, और ये जितना भी मैं कर रहा हूँ वो अपने एफर्ट से कर रहा हूँ। अपनी जो हमारी पेंटिंग्स जो बिकती हैं, जो हम बनाते हैं, उनसे मुझे जो पैसा मिलता है वो मैं इसी काम में लगा देता हूँ। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के में भी जो हमें पैसा मिला हुआ था, जो पेंटिंग उन्होंने यूपीडा वालों ने ली हुई थी, वो मैंने पूरा पैसा जो है बुंदेली बिन्नों के बच्चियों के लिए लगा दिया। और समाज के अच्छे लोग जो हैं कहीं ना कहीं हमें जो हम भोजन देते हैं उसके लिए देते हैं, कहीं ना कहीं ये बुंदेली बिन्नों के लिए देते हैं। इस तरीके से हम जो है पूरा करते हैं। प्रशासन को पूरी इस कार्यक्रम के सब चीज़ों की जानकारी है, माननीय जिलाधिकारी जी को हमारे कार्यक्रम की जानकारी है, यहाँ के जितने भी मतलब जो प्रशासन है उसको हमारे प्रत्येक कार्यक्रम की जानकारी है। तो जैसा आपने जी कहा सर। कि आपको मतलब जो फंडिंग की बात है, तो आपको स्थानीय स्तर पर काफी सहयोग मिलता है। तो आप जो पूरा काम कर रहे हैं इसमें, जो आपका एनजीओ है, जो आपका संगठन है, तो उसमें कितने लोग हैं, कौन से वो लोग हैं, किस आयु वर्ग के हैं, और वो कितना योगदान देते हैं आपके काम में? आपने बहुत अच्छी बात कही अमरीश जी। हमारा जब मैंने काम स्टार्ट किया हुआ था कोविड में, तो मैं
जिक्र करना चाहूंगा कि मैंने ये सोच के नहीं कर रहा था कि मैं मेरा एक एनजीओ होगा, मेरा एक ट्रस्ट होगा। मैंने काम स्टार्ट किया था क्योंकि मैं एक प्योर कलाकार हूँ और कलाकारी ही मेरा शुरू से वो रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है एक ट्रस्ट का भी ऑनर बन पाऊंगा। तो मैं प्रशासन के साथ में जो उस समय के वर्तमान में सीडीओ और एडीएम थे, तो उनके साथ में मैं काम करता था और उनको उनको उन्होंने मेरा जो सेवा भाव देखा, उनको बड़ा अच्छा लगा, चीजें लगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर इतना सेवा भाव है, कहीं ना कहीं तुम एक जो है ट्रस्ट जो है इसको बना लो, जिससे कि तुम इन फ्यूचर जो और अच्छा कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है समाज में कुछ परिवर्तन लाने की है। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने एक ट्रस्ट बनाया, प्रभु आइए ट्रस्ट। प्रभु आइए एक शब्द ऐसा था कि मैं मतलब एक तरीके से कोई भजन सुन रहा था। एक हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध संत हुए राजेश रामायणी जी, उनका एक भजन है, उसी में वो जो है भजन से ये प्रभु आइए शब्द लिया गया है, जिसमें जो है जो हमें डोनेशन दे रहा है वो मेरे लिए भगवान समान है, और जो वहाँ पे भूखा प्यासा लाइन में लगा हुआ है वो मेरे लिए भगवान है। इसीलिए उसका नाम ही प्रभु आइए हो गया। प्रभु आइए ट्रस्ट का हमने रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें कुछ हमारे परिवार के सदस्य हैं जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मेरे कुछ अच्छे दोस्त हैं जो प्रतिदिन जो है मुझे नए नए मेरे विचारों से सहमत रहते हैं और मेरे काम से सहमत रहते हैं। तो उन लोगों से मैंने 12 लोगों की पूरी मैंने एक टीम बनाई, जो मुझे जो है बराबर जो है बैकग्राउंड से सपोर्ट करते हैं कि आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं, चाहे जैसे तन से, चाहे धन से, चाहे मन से। तो उन लोगों के सहयोग से, चीज़ों से हम जो है अपनी संस्था को, प्रभु आइए ट्रस्ट को आज यहाँ पे शहर में चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम महिला चिकित्सालय, पुरुष चिकित्सालय और सड़क किनारे करीब जो है 100-150 लोगों को प्रतिदिन भोजन देने का काम करते हैं प्रतिदिन। साथ में बुंदेली बिन्नो सम्मान करते हैं। तीसरा, हम यहाँ पे गरीब मलिन बस्ती में जो बच्चे रहते हैं, जो आर्थिक रूप से जिनके परिवार कमजोर हैं, जो ई रिक्शा चलाता है, किसी के माँ बाप काम करते हैं, उन बच्चों को भी करीब हम पढ़ाने का काम करते हैं, 50-60 बच्चों को। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे शहर के अंदर हमने 5 जो है राहगीरों के लिए वाटर कूलर लगा रखे हैं, ठंडा पानी की व्यवस्था कर रखी है। इस शहर में डेड बॉडी फ्रीजर रखा हुआ है अपनी संस्था के माध्यम से, जिससे कि किसी के यहाँ रात बरात कोई कैजुअलिटी हो जाए तो हम जो है उनके यहाँ पे डेड बॉडी फ्रीजर भेज सकें, उनके उनके उस दुखी परिवार को थोड़ा सा हम जो है सहयोग कर सकें। और साथ में जो हमें शहर में जो भी लावारिस लाशें हम लोगों को मिलती हैं, उनका भी मेरे द्वारा दाह संस्कार करने का कार्य किया जाता है पुलिस के माध्यम से। जब भी कोई लावारिस किसी बुजुर्ग की या महिला की या किसी भी तरीके की मिलती है, 3 दिन तक वो बॉडी कस्टडी में रहती है। उसके बाद जो है पुलिस वाले हम लोगों से संपर्क करते हैं और उसका जो भी दाह संस्कार का जो खर्च आता है, चीजें होती हैं, उनको जो है हम लोग करके उसको देते हैं। ये हम संस्था के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोगों के सहयोग से। ये एक प्रभु आइए ट्रस्ट का। रोहित जी, एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में है कि आप इतने सारा काम को मैनेज कैसे करते हैं? सर, लोगों की एक तरीके से लोगों की दुआएं हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, चीजें हैं। जैसे आज हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं तो मुझे अपने आप में अच्छा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे और ताकत मिल रही, मुझे और शक्ति मिल रही है काम करने के लिए कि नहीं मुझे और करना है, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अपनी बात से जोड़ सकें, चीजें से कर सकें। बस यही है। लोग बाग हमें आशीर्वाद देते हैं, जिनको हम खाना देते हैं, जिन बेटियों का सम्मान करते हैं, उसकी हमें दुआएं मिलती हैं और एनर्जी मिलती है, और वो हम जो है काम करते हैं। जो मुख्य रूप से अगर मैं देखूं, आपके व्यक्तित्व के दो महत्वपूर्ण पक्ष है। एक तो आपका जो समाज सेवा का पक्ष है, जो आप इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, और दूसरा आपका जो चित्रकार वाला पक्ष है। इन दोनों जो आपके व्यक्तित्व के पक्ष है, इनके बीच में आप तालमेल कैसे बिठाते हैं? आपके लिए प्राथमिकता आपकी आर्ट है, आपकी कला है, या समाज सेवा? सर, पहले नंबर पे तो मेरी कला ही है ना। और मैं कला को ही पहले प्राथमिकता देता हूँ, जिसकी बदौलत मेरा आज जो है चीजें हैं। लेकिन तालमेल क्या, मुझे अब लेकिन ये दूसरी जिम्मेदारी हमें समाज सेवा की मिल गई है, तो अब वो उसका सामंजस्य बिठा लेते हैं। अब एक पूरी एक टीम बन गई। पहले मुझे बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो हमारी करीब जो है 20-25 लोगों की टीम है। जो खाना वितरण करती है उसकी अलग टीम है, जो बुंदेली बिन्नों के साथ में जो वॉलंटियर है उनकी अलग टीम है। तो ये सब पूरी एक टीम वर्क हो गया है, और अब केवल मुझे जो है उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ देखना जरूर पड़ता है सब जगह पे कि कैसे कैसे कहाँ क्या चल रहा है। और
मैनेज कर लेते हैं सर जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हम कला तो करते हैं, कला अपने आत्म सुखाय के लिए करते हैं, क्योंकि अपने अंदर के सुख के लिए करते हैं, लेकिन मुझे दिमाग में ये भी रहता है कि कहीं कोई मेरा भूखा इंतजार भी कर रहा होगा, है ना। तो वो जो शाम के समय जो लोग बाग मेरा इंतजार करते हैं खाने के लिए कि भैया आते होंगे पैकेट लेके, अगर हम कभी नहीं जा पाते हैं या कभी कोई कुछ हो जाता है तो अगले दिन जाके वो टोकते हैं कि भैया कल हम भूखे रह गए। तो उनकी वो पीड़ा कहीं ना कहीं, उनकी वो चीजें कहीं ना कहीं, वो उनकी जिम्मेदारी जो है मुझे जो है जोड़े हुए हैं और उस चीज के लिए जो है लगाए हुए हैं। तो रोहित जी, यहाँ पर हम बढ़ेंगे अपने अगले कार्यक्रम का जो संस्करण है उसकी तरफ, और हम जो हमारे छात्र हैं उनके सवालों को लेंगे। और दो लोगों के हाथ अभी तक उठे हैं, तो पहले उनका सवाल लेते हैं। शिक्षा, अपना सवाल पूछो। सर, जैसा आप मानेंगे, काम के चक्कर में या शिक्षा के चक्कर में ही लोगों का पलायन अपने क्षेत्रों से काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये भी एक कारण है कि जो क्षेत्रीय सांस्कृतिक कलाएं हैं वो घटती जा रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हम युवा हैं जो अपने क्षेत्रों से दूर रह रहे हैं, वो किस तरह अपनी संस्कृति को संभाल कर संजो कर रख सकते हैं? उसके लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बात तो हम अपने बुंदेलखंड की बात कहें, हम दूसरी जगह की तो नहीं कह सकते हैं कि कई जगह पे सांस्कृतिक क्षेत्र केंद्र बने हुए हैं, वहां से कई सारे लोग अपने अपने तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में आज भी इस तरीके की कोई भी सांस्कृतिक संस्था नहीं है सरकार की, जहां से बुंदेलखंड के बच्चे, बुंदेलखंड के लोग जो है अपनी कला संस्कृति से जुड़ सकें। ये हमारे यहाँ पे अभी एक इस बात की बहुत बड़ी जो है समस्या है हमारे यहाँ पे। तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, जिनको जिनको जो है शौक है, जिनको अपनी संस्कृति को समझने का या जानने का वो चीजें है, जानकारी है, रखते हैं, तो उन्हें हम तो यही कहेंगे कि यहाँ के जो बड़े जो साहित्यकार हैं बुंदेलखंड के, उनसे जुड़े रहें, यहाँ के जो म्यूजियम हैं उनसे कनेक्टिविटी बनाए रखें, जो यहाँ के जो चित्रकार हैं उनसे कुछ ना कुछ जो है अपना करते रहें। तो हम लोग उन्हीं सब चीज़ों के लिए ही जो है लगे हुए हैं कि इस तरीके से बुंदेलखंड में हम लोग एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करें, जहाँ पे हमें बुंदेलखंड की समस्त कला संस्कृति की जानकारी मिल सके। तो हम तो अभी अपने लिए ही हम प्रयासरत हैं, अभी हमारे यहाँ पे ही नहीं हो पाया है, हम दूसरी जगह की हम कैसे बात कर सकते हैं, लेकिन और जगह पे जैसे पूर्वांचल है, पूर्वांचल बहुत डेवलप है इस मामले में, और रोहेलखंड भी बहुत डेवलप है, और ब्रज का अवध वाला क्षेत्र भी बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में, वहाँ की कला संस्कृति के बारे में ज्यादा है। जैसे आप भोजपुरी है, पूर्वांचल में भोजपुरी भाषा है, तो वहाँ पे पूर्वांचल में पूरा भोजपुरी अकादमी है, जिससे वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग बाग उस अकादमी से अपनी भाषा के जरिए जो है जुड़े हुए हैं। आज कई सारे उसमें फिल्में बन रही हैं, कई सारे उसमें कोर्सेज भी हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे इस तरीके की चीजें बुंदेलखंड के जो उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, जो 7 जिलों का, यहाँ पे हमारे यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। लेकिन हाँ, और कोई बुंदेलखंड को समझना चाहता है, करना चाहता है, तो वो सागर यूनिवर्सिटी, सागर विश्वविद्यालय में आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट का डिपार्टमेंट है, जो ये सब चीजें उपलब्ध कराता है। बच्चे उनसे जुड़े हुए हैं, और वो जो है कई सारे जो है बुंदेलखंड से कला और संस्कृति से संबंधित जो है कोर्स कराते हैं। वो वहाँ के फोक डांस को, बुंदेलखंड की फोक डांस को भी प्रमोट करते हैं, यहाँ की जो कठपुतली आर्ट है उसको भी प्रमोट करते हैं, यहाँ की टेराकोटा आर्ट है उसको भी प्रमोट करते हैं, यहाँ की जो नाट्य विधा है उसको भी वो प्रमोट करते हैं। सागर यूनिवर्सिटी परफॉर्मिंग आर्ट को में पूरा एक डिपार्टमेंट है, जो बुंदेलखंड की जितनी भी कला संस्कृति है उसको वो आगे बढ़ाने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं है। जी, आगे बढ़ते हैं। खुशी श्रीवास्तव आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। खुशी, सवाल पूछो। नमस्कार सर, मेरा नाम खुशी श्रीवास्तव है, सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज ला रही है लड़कियों के लिए, जो अभी उन्होंने लाया है सुरक्षा योजना, एंड उसके अलावा और भी पॉलिसीज है। बट सर, वो सब हैं, बट स्टिल हमारे यहाँ केसेस गर्ल्स को लेके, फीमेल फेटिसाइड हो गया या फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, वो इतनी क्यों बढ़ रही है? 2017 में हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे 2 लाख समथिंग, एंड 2022 का जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है उसमें है 4 लाख समथिंग। सो सर, तो इसका आखिर रीजन क्या है? आई मीन, इतनी सारी योजनाएं आने के बावजूद।
सॉरी बेटा, मैं पूरी तरीके से आपको सुन नहीं पाया हूँ, एक बार फिर आप रिपीट करो नहीं, क्वेश्चन रोहित अपना। जी, इनका इसका खुशी का कहना यह है कि इतना सारा प्रगति होने के बाद, इतनी सरकारी योजनाएं होने के बाद भी जो महिलाओं की जो जो लड़कियों की भ्रूण हत्या होती है, वो फिगर्स बहुत ज्यादा है। डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होती है, जो कोविड के बाद बहुत बड़ा नंबर बढ़ा है, वो होती है। तो इस तरह की स्थिति अभी क्यों है? सर खुशी बेटा, ऐसा है कि अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन वो चलती तो बहुत, जो उनको जो बनाते हैं वो एक बहुत ही पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, आईएएस फील्ड के लोग बाग बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब वो ऊपर से चलती है और नीचे आते आते वो जो है धरातल पर नहीं पहुंच पाती है। जो उनको जो है एक गांव में पहुंचना चाहिए या गांव में सुरक्षा के लिए पहुंचना चाहिए, चीजें अवेयरनेस होनी चाहिए, वो अवेयरनेस नहीं हो पाती है। और आज की डेट में हम इसका एक सबसे बड़ा जो कारण मानते हैं, अशिक्षा बहुत बड़ा कारण है इस चीज को लेके, है ना, कि मतलब जो है आज भी गांव देहात में भ्रूण हत्या होती हैं, ऐसा नहीं है, अब तो शहरों में भी बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। दूसरा जो घरेलू हिंसा है, घरेलू हिंसा भी जो है सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो गांव में, शहरों में, सभी जगह पे है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कारण मेरे हिसाब से जो है, एक तो अशिक्षा है, दूसरा जागरूकता ना होना है, और तीसरी बात जो है आज के समय में जो सबसे बड़ा जो मोबाइल, इसका बहुत बड़ा एक तरीके से कारण है ना। तो इसके भी बहुत जो है गलत प्रभाव पड़ रहे हैं आज। जी। और विदिशा पांडे आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। रोहित जी, विदिशा अपना सवाल पूछो, कैमरा ऑन करो और फिर सवाल पूछो। गुड आफ्टरनून सर। मेरा प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है सबसे। मेरे को आपके पीछे बहुत सारी कलाकृतियां दिख रही हैं। सर मेरे को जानना है कि वो सारी कलाकृतियां क्या दर्शाती हैं, मतलब या कोई पर्टिकुलर रीजन है जो आपने वो सबको ऐसे लगा के रखा हुआ है। मेरे को बेटा उसके खुशी, पीछे का विषय हाँ जानना है। हाँ हाँ जी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। दरअसल क्या है कि जो ये बुंदेलखंड की यहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट है, फोक आर्ट है, ठीक है। तो जो फोक आर्ट होती है, जो उस समय जो लोगों ने चित्र बनाए हैं, इनका क्या मैसेज, आप मेरे पीछे जो आप पेंटिंग्स देख रहे होंगे, तो आप जैसे आप एक पेंटिंग देख रहे होंगे पीछे, राम विवाह, ठीक है। तो इसमें जो उस समय जो यहाँ के जो चित्रकार होते थे, वो उनके जो सब्जेक्ट होते थे, जो उनके पेंटिंग्स बनाने का जो टॉपिक होता था, वो पूरा ट्रेडिशनल होता था। रामायण पूरी सीरीज रखते थे, नेचर को मोटिवेट करते थे, कहीं ना कहीं जो है जो बहुत ही प्रेरणादायक स्टोरियां होती तो उनको लेते थे। तो उनको वो एक अच्छा संदेश देने के लिए वो दीवानों पे वो जो पेंटिंग्स बनाते थे, ठीक है। तो वो जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, आप जो मेरे पीछे आप जो कलरफुल पेंटिंग्स देख रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में हर एक तरीके की, मतलब जैसे आज आप देखते हो कुछ लोग जो है बहुत ही मतलब डिप्रेस तरीके की पेंटिंग्स बनाते हैं। पेंटिंग का एक तरीके से ये होता है कि जो आपके अंदर चल रहा है, जो आपके अंदर फीलिंग्स चल रही हैं, उनको आप जो है रंगों के माध्यम से, कलर के माध्यम से, टेक्सचर्स के माध्यम से आप जो दर्शाना। उतारते हैं, हाँ जी। दर्शाना होता है। लेकिन जो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है, जो उस समय कहते तो उनकी जो भावना होती थी, वो पूरे समाज को एक तरीके से उत्सव मनाना है, खुशी देना है, उनको उनके साथ में घुल मिल के रहना है, उनको एक जो है सकारात्मक संदेश देना है। उनका उनका पीछे का रीजन ये रहता था। तो जैसे आप हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि वो मतलब जो है संगीत वादन का चित्र बना हुआ, उत्सव का चित्र है, शादी के समय उत्सव का चित्र है, इस तरीके के वो ढोलक बजाता हुआ, मजीरा बजाता हुआ, नृत्य करते हुए, तो जो उनके जीवन में जो उत्साह होता था, उमंग होती थी, तो वो उन विषयों को टॉपिक लेके वो लोग जो है पेंटिंग्स बनाते थे। और जब कोई भी आदमी किसी के, आप कोई भी पेंटिंग्स देखते हो, तो अगर आपने जो है नृत्य करती हुई पेंटिंग देखी तो आपको अच्छा लगेगा। आपने वाद्य यंत्र बजाता हुआ, कोई जो है इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ कोई ये पेंटिंग देखी तो आपको अच्छा लगेगा। तो वही उनके जो उन्होंने अपने जो टॉपिक लिए, तो एक तरीके से नृत्य, उमंग, उत्साह, शादी, विवाह, वैवाहिक जीवन, है ना, धार्मिक उत्सव से रिलेटेड चित्र लिए, चटक कलरों का प्रयोग किया जिससे कि आपको देख के खुशी हो। तो इन सब चीजों का बुंदेलखंड की जो चित्रकला रही है, फोक आर्ट रही है, उन्होंने उसमें समाहित किया। थैंक यू सो मच सर। रोहित जी, हमारे पास चैट पर एक सवाल आया है पूर्णिमा गर्ग का। वो जानना चाहती हैं कि जब आपने प्रधानमंत्री जी को अपनी कलाकृतियां सौंपी, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? वो तो अनुभव बहुत ही बेटा जो है
बता नहीं सकते हैं कि अपने आप में कितना, अपने आप को मैंने गौरवान्वित जो है बोला। आपके मीडिया जगत से ही जो है दूरदर्शन के एंकर थे और वो वीडियो भी डला हुआ है, और उन्होंने जब ये बोला कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से बुंदेलखंड के विकास का उदय हो रहा है, उसी तरीके से बुंदेलखंड की प्राचीन कला, 450 साल पुरानी कला का भी आज जो है उदय होने का दिन है। तो ये शब्द जब उन्होंने, जो उद्घोषक ने जब ये बोले, तो मुझे वास्तविक लगा कि हाँ, अब ये कला जो है, एक जो है जिस कला के लिए हम इतने सालों से ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं और पूरे देश के लोगों ने, विदेशों में लोगों ने इस चीज को देखा, समझा, तो हमें इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जिस कला के लिए आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो और एक बड़े मंच से उसको प्रचारित किया जा रहा है, पीएमओ तक पहुंचाया जा रहा है, तो मेरे लिए तो वो जो है एक जो है अविस्मरणीय पल रहेंगे, मतलब जो है ना भूलने वाले शब्द हैं, और जो है बहुत ही अच्छे अनुभव है। रोहित जी, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनुपम कुमार, वो भी आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। अनुपम, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार रोहित सर। नमस्ते सर। सर, मैंने आपका पूरा सेशन बहुत ध्यान से सुना, और सर मुझे जानकारी ये चाहिए कि अभी टीवी पर या प्रचार के माध्यम से आधुनिक भारत का एक परिवेश दिखाया जाता है, और जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि बहुत जगह आप असहाय सा मतलब ये फील कर रहे थे जब आप ये बता रहे हैं कि आप बहुत निचले स्तर पे काम कर रहे हैं, बच्चों के भोजन के लिए, कपड़े के लिए, या बेटियों के मान सम्मान के लिए और बाकी चीजों पे। तो सर, आज समय ये है कि हम हिंदुस्तान को देखते हैं बड़े शहरों के हिसाब से, तो सर जो बुंदेलखंडी बच्चे हैं वो तो फिर काफी पीछे रह जाएंगे। आज का जो समय चल रहा है काफी तेज, और आप जिस परिवेश में काम कर रहे हैं, तो इस खाई को पाटने के लिए आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? ये गैप बहुत बड़ा हो जाएगा सर। धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सवाल है। आज जो जैसे आपने बोला, जैसे अभी हम जो है यहाँ पे जो आपने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। आज भी हमारे यहाँ पे बेटियों के शिक्षा के लिए बहुत दिक्कत है। जो हमारे बुंदेलखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमीरपुर है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे महोबा है। आप कभी भी अपनी टीम के साथ में आएंगे, सर्वे करेंगे, वहाँ पे शिक्षा को लेके और लड़कियों को लेके बहुत सारी दिक्कतें हैं। और यहाँ पे आप बुंदेलखंड में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, बच्चों का एक जो शारीरिक विकास होता है, वो भी इतने अच्छे से नहीं है। आप कभी भी, जैसे मैंने अपने यहाँ पे ये देखा है कि जो बेटियां हैं हमारे यहाँ पे, तो एक तरीके से वो कुपोषण का शिकार हैं। उनको सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता है यहाँ पे। जो है उनका चेहरा तो सही रहता है, लेकिन जो है और बॉडी जो है उतनी जो है एक्टिव नहीं रहती है जो है। तो ये चीजें अभी भी हैं जो आप बोल रहे हैं कि एक आधुनिक भारत देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको वास्तविक देखना है तो एक तरीके से गांव में आज भी ये समस्याएं बनी हुई हैं। अब उसके लिए तो अब जो सरकारें हैं, यहाँ की जो एनजीओ हैं, ट्रस्ट हैं, संस्थाएं हैं, हम जैसे लोग बाग हैं, कई सारे लोग इस तरीके की चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पानी को लेके भी काफ़ी काम हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हाँ, परिवर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। अभी जो है कम से कम जो है 15-20 साल लगेंगे पूरी तरीके से चीज़ों को ख़त्म करने में, लेकिन जो है परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। शिक्षा को लेके भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रशासन में नए जिलाधिकारी आते हैं, चीज़ें आती हैं, तो हम लोग उनको जो है यहाँ की चीज़ों से मतलब जो है परेशानियों से जो है अवगत कराते हैं, और उनके माध्यम से हम लोगों ने मतलब जो है कई चीज़ें किया। अभी आपको एक एग्जांपल हम देना चाहेंगे कि इससे पहले हमारे यहाँ पे जो एक जिलाधिकारी थे डॉक्टर मन्नान साहब, तो यहाँ पे फूलन देवी का भी क्षेत्र रहा है, बुंदेलखंड कालपी क्षेत्र में आता है। तो सबसे लास्ट गाँव है यहाँ पे मगरौल। वहाँ पे कक्षा 8 के बाद वहाँ पे लड़कियां जो है स्कूल जाना बंद कर देती थी, क्योंकि मगरौल से कालपी तहसील काफी दूर पड़ती थी और बीच में काफी बिगड़ रहता था, असुरक्षा रहती थी, तो लड़कियां उसके वजह से वहाँ पे शिक्षा ही बंद हो गई थी आसपास के गांव के। लेकिन जब हम लोगों को जानकारी हुई, कुछ लड़कियों ने पढ़ाई के लिए मांग रखी, तो हम लोगों ने सामाजिक संगठनों ने मिलकर उन जिलाधिकारी जी से बात की और चीजें किया, और वहाँ पे कुछ सामाजिक संस्था द्वारा और प्रशासन की मदद से वहाँ पे हम लोगों ने हाई स्कूल किया। और हाई स्कूल में सबसे ज़्यादा अच्छी विषय दिया कि पहले सत्र में ही वहाँ पे 250 लड़कियों ने एडमिशन लिया, और आज वो जो है वहाँ पे इंटर कॉलेज हो गया। कई संस्थाओं ने अपनी प्राइवेट जो है बैन लगा के उन लड़कियों को गाँव से उन स्कूल तक पहुँचाने का काम किया।
तो ये छोटे छोटे प्रयास चल रहे हैं, और जब एक कोई काम करके जाता है तो उसके बाद जो दूसरा प्रशासक आता है, दूसरा जिलाधिकारी आता है, तो उनके माध्यम से हम लोग जो है चीजें करते हैं। तो शिक्षा में ऐसा नहीं है, परिवर्तन हो रहा है, चीजें हो रही हैं। हम जैसे लोग जो है कई समाज में लगे हुए हैं और जो है बेटियों की शिक्षा के लिए कई चीजों के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका अर्थ यही है रोहित जी कि अगर हमें विकास की गति को आगे बढ़ाना है तो सरकार को और सामाजिक संगठनों को मिलकर कार्य करना होगा, और अगर मिलकर कार्य करते हैं तो चीजें निश्चित रूप से पहले से बेहतर होगी। अब हमारे साथ निखिल गुप्ता है जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जिनकी वजह से ही ये सत्र संभव हो पाया है। हमारे साथ डॉक्टर सुष्मिता बाला भी है जिन्होंने शुरू से में आपको सारे कार्यक्रमों की विवरणी प्रस्तुत की, जो स्वयं भी बहुत अच्छी चित्रकार है और बुंदेलखंड से भी उनका नाता रहा है। अरे वाह। वो अगर कुछ कहना चाहें। हाँ निखिल, प्रश्न पूछ ले, उसके बाद मैं बोलती हूँ। मैं रोहित सर से यही कहना चाहूँगा, आप यहाँ आए, बड़ा हमको अच्छा लगा और आपने समय दिया। और मैं रोहित सर से तो काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ, उनका छात्र भी रहा हूँ, उनकी कलाकृतियों को बनाया भी है, उनसे सीखा भी है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो बाला मैम हमारी एचओडी हैं, इनका भी कला के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा हाथ है। मैंने इनकी काफ़ी पेंटिंग देखी है, तो आज मैम को भी काफ़ी इन कलाओं को देख के अच्छा लगा होगा। एकदम इतने चटक कलर की जो भी कलाएं हैं, जरूर वो आपसे कुछ ना कुछ सीखना की चाहत रखती होंगी और बहुत ही इस तरह की कला को साक्षात देखना भी चाहती होंगी। तो आप इस तरीके की कलाओं को, मैं एक सवाल आपसे रूबरू काफी बार होता रहता हूँ, बट अभी फिलहाल आपकी इन बातों को सुन के मेरे जहन में भी एक सवाल आया। जिस तरीके से आप कलाओं को आगे लेके जा रहे हैं, बुंदेलखंड की चित्रकला को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मेरा मानना ये भी है कि मैं एक मीडिया का छात्र हूँ, मेरे अंदर से ये महसूस हुआ है मुझे कि हमारे यहाँ की बोली, बुंदेलखंडी जो बोली है, वो काफी लोगों तक नहीं पहुंची है, काफी लोग नहीं जानते हैं और उसको बोलने से हिचकते हैं, सम्मान पूर्वक उसको एहसास नहीं करते। जैसे भोजपुरी के लोग हैं, भोजपुरी बोलते हैं, गुजरात के गुजराती बोलते हैं, तो बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंडी क्यों नहीं बोलते? और इसको आगे बढ़ाने के लिए हम जैसे छात्र, आप जैसे लोग और मीडिया संस्थान के लोग, बड़े लोग किस तरीके से इसमें योगदान दे सकते हैं? निखिल, यहाँ पे इसका उत्तर मैं देती हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ पे मेरी वहाँ की बात हो ही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जालौन जिले के कोंच में मेरा जन्म अरे हुआ था, क्या बात है। और मैं भी वहीं, मेरी पैदाइश है, और इसीलिए मेरा जो नाम है वो चित्रा है। चितेरी वर्ड आपने बार बार यूज किया, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम उसी को सोच के मेरे माता पिता ने रखा था। और मैं बचपन से बहुत कला के प्रति बहुत रुझान रहा है हम सभी का, और ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती हूँ। तो मैं यहाँ कहूंगी कि ये बुंदेलखंडी भाषा इतनी प्यारी और मीठी भाषा है, तो इसको वाकई में हमें आगे ले जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मैं और एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में कुछ थोड़ा सा बोलना हो, या क्योंकि आल्हा उधर सबने सुना है, महोबा के बारे में सब, मेरे ख्याल से काफी लोग हिस्ट्री के बारे में जो भी जानता है, चाहे वो झांसी हो और जितने भी ग्वालियर, क्योंकि जितने भी फोर्ट हैं वहाँ सारी इस कलाओं का प्रदर्शन है। तो कला के बारे में ना जानना, तो ये मैं नहीं कह सकती कि लोग नहीं जानते, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से पब्लिसाइज नहीं किया गया है। अगर उसको पब्लिसाइज अच्छी तरीके से किया जाएगा, क्योंकि आज भी अगर किलों में जाइए तो वो पेंटिंग्स थोड़ी उखड़ी हुई बनी हुई हैं, लेकिन बनी हुई हैं। तो उनको आर्काइव्स डिपार्टमेंट वगैरह अगर उसमें कुछ हेल्प करता है, कुछ करता है, उनको फिर से उनको पुनर्जीवित करता है, तो अच्छी चीजें हो सकती हैं। और बुंदेलखंड की भाषा के बारे में जो निखिल ने बोला, तो ये केवल वहां के रहने वालों का कर्तव्य है कि उस भाषा को आगे बढ़ाएं। मैं जब भी कोई काम करती हूँ, इन लोगों से स्क्रिप्ट भी लिखने को बोलती हूँ, तो ये बोलती हूँ कि अपनी ही भाषा में लिखो, अपनी भाषा में लिखो, अपनी भाषा में बोलो, तभी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। हम उसको जितना छिपाएंगे, और ऐसा नहीं कि भाषा अच्छी नहीं, बहुत प्यारी और मीठी भाषा है। बिन्नो वर्ड बहुत दिन बाद सुना था, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो क्योंकि बिन्नो जैसा कि बच्चियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये यहाँ पे यही बस मैं कहना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा। पेंटिंग्स, क्योंकि चटक कलर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये लाइवली प्रेजेंटेशन है एक तरह से, जो हम सभी लोग देख रहे हैं।
अगर पॉसिबल हो तो वहां से आप एक पेंटिंग को दिखा भी सकते हैं जो आपकी बनाई हुई। सर आई थिंक उनकी बैटरी का कुछ इशू हो गया है, हम इस कार्यक्रम को शायद खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत ही रुचिकर कार्यक्रम हुआ और थोड़ा भिन्न हुआ। हमने अभी तक जितने भी एपिसोड वाइब्रेंट इंडिया सीरीज के किए थे इस कार्यक्रम में। रोहित विनायक जी, इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। The first impression that comes to our mind about any college, tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects, nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.